नमस्कार, आप देख रहे हैं NY24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 15 जुलाई 2026, दिन है बुधवार। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 11:50 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। सूर्य मिथुन राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे। अब बात करेंगे इस बुलेटिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी अपडेट्स के बारे में, देश भर के मौसम की ताजा हालत के बारे में और मिडिल ईस्ट से जुड़ी अहम खबरों के बारे में, और इसके अलावा देश भर की तमाम बड़ी खबरें जो आप तक पहुंचनी चाहिए सबसे पहले, सबसे तेज। चलिए शुरुआत करते हैं पहली और अहम खबर से। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता CETA हुआ लागू। आज 15 जुलाई 2026 है। भारत और ब्रिटेन के बीच में बहु प्रतिशत व्यापारक आर्थिक और व्यापार समझौता यानी कि CETA आधिकारिक तौर पर प्रभावी हो गया। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत भारतीय निर्यात के लगभग 99% सामानों को अब ब्रिटिश बाजारों में ड्यूटी फ्री यानी कि बिना टैक्स के एक्सेस मिलेगा। इससे कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख भारतीय उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी और बहुत ठोस प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब का दौरा करने वाले हैं, जहां वो 2500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को पंजाब के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे, जहां वो 2500 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यासन और उद्घाटन करेंगे। इसमें अमृतसर से वाराणसी के बीच चलने वाली नई संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन और पीजीआर की अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का अनावरण भी शामिल है। यह दौरा आगामी राजनीति और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इसी के साथ पंजाब को हाईटेक स्टेशनों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17 जुलाई को करेंगे इनका उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पंजाब के 4 आधुनिक रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय करेंगे, जबकि SAS नगर मोहाली, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। इन स्टेशनों को आधुनिक वेटिंग हॉल, लिफ्ट, एक्सीलेटर, बेहतर प्लेटफॉर्म और दिव्यांग अनुकूल सुविधाओं से लैस किया गया है। यह परियोजना का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ भारत में रेलवे कनेक्टिविटी, व्यापार व पर्यटन को बढ़ावा देना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है और इससे राज्य के विकास के साथ यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक व आधुनिक यात्रा अनुभव भी मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय रेलवे में नई भर्ती का आगाज हो गया। सेक्शन कंट्रोलर के 119 पदों पर आवेदन शुरू कर दिए गए। रेलवे भर्ती बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोलर के 119 पदों के लिए आज से आधिकारिक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्रेजुएशन की डिग्री रखने वाले इच्छुक उम्मीदवार अब रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 14 अगस्त तक अपने एप्लीकेशंस जमा कर सकते हैं और यह भर्ती रेलवे के परिचालन विभाग में कई कार्यकुशलताओं और तकनीकी क्षमता के लाने के उद्देश्य से की गई है। वहीं बात करते हैं पंजाब की सियासत की, तो पंजाब कांग्रेस में क्लैप पर हाईकमान सख्त नजर आ रही है। राहुल गांधी का संदेश कि हर हाल में एकजुट होकर लड़े। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी खींचातान को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में एक अहम बैठक की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, राहुल गांधी और संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने राज्य के राजनीतिक हालत की समीक्षा की। बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी नेताओं को एकजुट होकर संगठन को मजबूत करना होगा। सूत्रों के अनुसार पार्टी जल्द ही पंजाब के नाराज नेताओं के साथ एक अलग से बैठक कर सकती है। वहीं पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके आधार पर आगे की रणनीति और संगठनात्मक फैसले लिए जाएंगे। कांग्रेस नेतृत्व का फोकस असंतुष्ट नेताओं को साथ लेकर चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत और एकजुट करना है। वहीं दूसरी तरफ CBSE का नया शिक्षा नियम 9वीं और 10वीं के लिए तीसरी भाषा का असेसमेंट अनिवार्य कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत CBSE ने अब कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए तीसरी भाषा का इंटरनल असेसमेंट अनिवार्य कर दिया है। इस नए नीतिगत बदलाव का मुख्य उद्देश्य छात्रों की भाषाई समझ, संचार कौशल और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। सरकार ने इस नियम को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट को इसकी विस्तृत जानकारी प्रदान की है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। ईरान ने मोबाइल नेटवर्क हैक कर अमेरिकी सैनिकों की लोकेशन ट्रैक की। जानिए क्या है खतरनाक SS7 प्लॉट। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने जुड़े साइबर हैकर्स ने SS7 मोबाइल नेटवर्क सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाते हुए मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों और ठेकेदारों की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की है। इस खुलासे के बाद अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। साइबर
माहिरों का मानना है कि इस तरह के हमले आधुनिक युद्ध में साइबर जासूसी के बढ़ते खतरे को दिखाते हैं, जिसके चलते अमेरिका अब अपने मोबाइल और सैन्य संचार नेटवर्क की सुरक्षा को और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। अब बात करते हैं मौसम विभाग की, तो ओडिशा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे कम दबाव के क्षेत्र के कारण ओडिशा के लिए रेड अलर्ट की घोषणा कर दी है। राज्य के तटीय व आंतरिक इलाकों में आज अत्यंत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। प्रशासन को किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने और राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आज 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस पर सरकार की नई तकनीकी और ट्रेनिंग की पहल शुरू की जा रही है। आज 15 जुलाई को देश भर में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य ध्येय युवाओं को आधुनिक रोजगार उद्यमिता के लिए तैयार करना है। इस अवसर पर सरकार ने कई नई तकनीकी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की घोषणा की है। विभिन्न संस्थानों में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष कार्यशालाएं और स्किल डेवलपमेंट सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का। पीयूष गोयल का यूरोप में निवेश मिशन शुरू हो गया। बेल्जियम में वैश्विक सीईओ के साथ वार्ता चल रही है। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन, बेल्जियम, फिनलैंड के दौरे के क्रम में आज बेल्जियम में सक्रिय है। उन्होंने एंटरपर पोर्ट वर्ल्ड डायमंड सेंटर का दौरा किया, जिसके साथ प्रमुख वैश्विक कंपनियों के सीईओ के साथ भारत में निवेश बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। यह यात्रा भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अहम मानी जा रही है। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की, जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। 20 जुलाई को संसद मार्च की तैयारी चल रही है। शिक्षा सुधारों, लद्दाख के स्थानीय मुद्दों को लेकर कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर पिछले 17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी गिरती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अब विपक्षी दलों के नेताओं उनके समर्थन में सामने आने लगे हैं। इस जन दबाव के बीच 20 जुलाई को संसद मार्च की घोषणा कर दी गई, जो सरकार पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए दबाव बनाने के लिए एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। अब बात करते हैं दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली में निर्माण प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एआई और सेंसर का उपयोग किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने राजधानी में निर्माण कार्यों से होने वाले धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक एआई और डस्ट सेंसर तैनात करने का निर्णय लिया है। यह तकनीक रियल टाइम में प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करेगी, जिससे जिम्मेदार एजेंसियों पर तुरंत जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि सर्दियों से पहले वायु गुणवत्ता के मानकों में सुधार लाकर शहर को प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। बढ़ते हैं अगली बड़ी अहम खबर की तरफ। नीट यूजी 2026 परिणामों का इंतजार, छात्रों में बड़ी उत्सुकता। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा नीट यूजी 2026 प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाने की प्रबल संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले ट्रेंड्स के अनुसार परिणाम या तो आ जा सकता है या इस हफ्ते के अंत तक आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है। लाखों छात्र काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए इन नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं भोजशाला परिसर विवाद की। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया सुझाव। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में भोजशाला कमल मोला मस्जिद परिसर से जुड़े विवाद पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यथास्थिति बनाए रखने का सुझाव दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक वहां कोई भी नई गतिविधि या बदलाव नहीं किया जाएगा। यह कदम सांप्रदायिक संभाव बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। दूसरी तरफ अवैध निर्माणों के खिलाफ दिल्ली नगर निगम का बड़ा और विशेष अभियान चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में चल रहे अवैध और अनधिकृत निर्माणों को गिराने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति के किए गए निर्माण कार्य के खिलाफ न केवल कानूनी कार्रवाई होगी, बल्कि भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। यह पहल शहर की योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक मानी जा रही है। एक बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। प्रख्यात तमिल लेखक और साहित्य अकादमी विजेता पुन्नी का निधन हो गया। प्रसिद्ध तमिल लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पुन्नी का आज 79 वर्ष की आयु में दुखद निधन हो गया है। उनके निधन से भारतीय साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उन्हें उनकी सामाजिक यथार्थवादी लेखन शैली के लिए याद किया जाता है। उनके साहित्य ने समाज के सबसे शोषित वर्गों के संघर्षों और उनकी जीवन शैली को सशक्त आवाज दी थी। अब बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की। अहमदाबाद ने बनाया पर्यावरण संरक्षण का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अहमदाबाद ने एक साथ 3.61 लाख से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। स्थानीय प्रशासन और समाजसेवी संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से चलाए गए इस विशाल अभियान का लक्ष्य शहर के हरित आवरण को तेजी से बढ़ाना। यह रिकॉर्ड पूरे देश के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक बहुत शानदार उदाहरण बना है और इसने विश्व रिकॉर्ड बना लिया है।
बात करते हैं मिडल ईस्ट की। वैश्विक तेल बाजारों में हलचल दिख रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बना हुआ है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी मिसाइल हमलों के बाद अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापारिक मार्गों पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। वैश्विक तेल कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और दुनिया भर के शेयर बाजार सतर्क हो गए हैं। भारत अपनी समुद्री हितों और नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक सक्रियता को बढ़ा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। कर्मचारी भविष्य निधि योजना ईपीएफ 2026 नियमों के क्रिया निवारण पर कॉर्पोरेट समीक्षा की गई। श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 के नए नियमों के काम को लेकर आज बड़ी कोऑपरेटिव बैठकें चल रही हैं। इस योजना में आधार सीडेट बैंक खातों इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग को अनिवार्य दिया गया है ताकि व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता आ सके और सरकार इस दौरे के लिए विश्वास व एमएनसी अभियान भी चला रही है। वहीं दूसरी तरफ फ्रीडम फ्रॉम इलनेस अभियान शुरू हो गया। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की नई पहल शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फ्रीडम फ्रॉम इलनेस अभियान की आधिकारिक घोषणा की है जो 16 जुलाई से शुरू हो जाएगा। इस पहल के तहत देश भर के सरकारी अस्पतालों में ऑन द स्पॉट फ्री आधार नंबर, आयुष्मान कार्ड और बुजुर्गों के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक आसानी से पहुंचाना है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यहाँ डीजीपी बोले जीरो एक्सीडेंट लक्ष्य के साथ पूरी हो कांवड़ यात्रा, संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ेगी निगरानी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा ने कांवड़ यात्रा को लेकर जीरो एक्सीडेंटल के लक्ष्य के साथ संपन्न करवाने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने, सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने, सक्रिय अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही हत्या, लूट, डकैती जैसे गंभीर मामलों के शीघ्र निस्तारण और लापता अपराधियों और बच्चों की तलाश के लिए विशेष अभियान चलाए जाने को कहा। बैठक में लंबित विवेचनाओं की निगरानी के लिए नए केस डायरी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड की जानकारी दी गई जो अधिकारियों को समय रहते अलर्ट करेगा। वहीं मिशन शक्ति केंद्रों के चलते महिला अपराधों में कमी और वर्ष 2026 की पहली छमाही में सड़क दुर्घटनाओं में 9% और मृत्यु दर में 10% की गिरावट दर्ज होने की जानकारी साझा की गई। डीजीपी ने इन अभियानों को और प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए हैं। अब बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बारे में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच अमित शाह से मिले सीएम योगी। दिल्ली में 40 मिनट की गई अहम बैठक। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जारी राजनीतिक हलचल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करीब 40 मिनट तक मुलाकात की है। हालांकि इस बैठक को ऑफिशियल तौर पर शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, राम मंदिर प्रकरण, आगामी राजनीतिक रणनीति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और प्रदेश की सियासत के गरमाने के बीच इस मुलाकात को खास माना जा रहा है। हाल ही के दिनों में भाजपा संगठन की लगातार बैठकों और चुनावी तैयारियों के बीच योगी शाह की यह बैठक राजनीतिक दृष्टि से अहम मानी जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से बातचीत के विषयों का अभी आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बढ़ते हत्याकांड ने बढ़ाई चिंता। रायपुर और बस्तर में अपराध पर पुलिस की सख्ती। छत्तीसगढ़ में हाल ही के दिनों में हत्या की घटनाओं में बढ़ोतरी ने कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। राजधानी रायपुर से लेकर बस्तर संभाग तक कई सनसनीखेज हत्याओं ने लोगों के मन में भय का माहौल पैदा कर दिया। पुलिस अलग अलग मामलों की जांच कर रही है। कई मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जा रही है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। इसी के साथ लोगों से भी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है ताकि गंभीर अपराधों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ गुजरात सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और एआई पर सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है। गुजरात सरकार बनाएगी नई नीति। गुजरात सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को नियंत्रित करने की दिशा में नई नीति तैयार कर रही है। सरकार का कहना है कि बच्चों को डिजिटल लत, साइबर बुलिंग, अनुचित कमेंट, एआई के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए विशेषज्ञों, शिक्षकों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सलाह लेकर नियम बनाए जाएंगे। प्रस्तावित नीति में आयु आधारित प्रतिबंध, अभिभावकों की भूमिका को मजबूत करने, ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं। सरकार इस पहल की करने वाली राज्यों में शामिल हो सकती है, जबकि दुनिया के कई देशों में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर सख्त नियम लागू करने या उन पर विचार किया जा रहा है।
वहीं अगली बड़ी खबर सोनीपत से आ रही है, जहां 22 जुलाई को किसानों का बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। केंद्र सरकार व अमेरिकी राष्ट्रपति का पुतला फूकने का ऐलान किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा जिला कमेटी के पदाधिकारी व सदस्य 22 जुलाई को शहर में प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता छोटू राम धर्मशाला से प्रदर्शन करते हुए पुलिस लाइन तक जाएंगे। वहां केंद्र सरकार व अमेरिकी राष्ट्रपति का पुतला फूककर अपना रोष जताया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को छोटू राम धर्मशाला में हुई जिला कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्य श्रद्धानंद सोलंकी ने की है। इसमें ईश्वर सिंह राठी ने कहा कि 22 जुलाई को अमेरिका और भारत के बीच में होने वाली डील के विरोध में पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस डील से भारत सरकार अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेक कर देश की जनता, विशेष तौर पर किसानों के हितों पर जबरदस्त हमला करने जा रही है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि अमेरिका जैसे बहुत ही विकसित देश के सामने देश का किसान बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके दौरान वीरेंद्र पहल, ईश्वर सिंह दैया, हंसराज राणा, भगत सिंह, डॉक्टर सत्यपाल, सुरेश राणा, शेर सिंह, सोमवीर दैया, राम कुमार दैया भी वहां मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी सामने आई है। 20 लाख का इनामी माओवादी रविंदर गुज्जू गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड के लातेहार जिले में सुरक्षा बलों के नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 20 लाख रुपए के इनामी माओवादी रविंदर गुज्जू को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से AK-57 राइफल, पिस्तल और बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए। रविंदर पर 18 पुलिसकर्मियों की हत्या समेत 150 से अधिक नक्सली हिंसा के मामले शामिल होने का आरोप है। पुलिस के अनुसार रविंदर पिछले करीब 16 वर्षों से माओवादी संगठन में सक्रिय था। लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की तलाश में थे और पूछताछ में उसने कई अहम जानकारियां भी दी हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने इसे झारखंड में नक्सली नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि क्षेत्र में बचे नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अब बात करते हैं टेक न्यूज की, तो आईफोन 18 प्रो को लेकर बड़ा दावा किया गया है। सितंबर में लॉन्च और AI फीचर के साथ मिल सकते हैं बड़े अपग्रेड। एप्पल सितंबर 2026 में आईफोन 18 प्रो लॉन्च कर सकता है। नए फोन में A20 प्रो चिप, बेहतर AI फीचर, दमदार कैमरा, बड़ी बैटरी व नए कलर ऑप्शन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत की अगर बात की जाए तो करीब 1.3 लाख से लेकर 1.4 लाख के बीच हो सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी हो गया है। BSF डीजी ने जवानों के साथ बताया समय। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट जारी है। इसी बीच BSF के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने दक्षिण बंगाल सीमा क्षेत्र का दौरा करके सीमावर्ती इलाकों का निरीक्षण किया है। जवानों से मुलाकात करके उनकी तैयारियों का जायजा लिया गया। उन्होंने सीमा पर हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखने, घुसपैठ पर तस्करी रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। साइबर ठगी के पैसों का बड़ा खुलासा। UAE के पेपल ऐप से 641 करोड़ रुपए के क्रिप्टो में बदले गए। ईडी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की जांच में खुलासा हुआ है कि UAE का फिनटेक ऐप पेपल भारत में साइबर ठगी की रकम को ठिकाने लगाने का बड़ा मीडियम बना हुआ है। जांच के दौरान सिर्फ 3 महीनों में इस ऐप के जरिए 641 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी में पैसों को ट्रांसफर किया गया। मामले में HDFC, IDFC फर्स्ट और इंडोलैंड बैंक जैसे हजारों संदिग्ध खातों का इस्तेमाल होने की बात सामने आई है। जांच में यह भी पता चला कि कुछ हाई वैल्यू खातों के जरिए 900 करोड़ रुपए तक की संदिग्ध रकम का लेन देन हुआ है, जिसका संबंध फर्जी ई-कॉमर्स, सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से बताया जा रहा है। ईडी अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और अधिकारियों का कहना है कि यह देश में सक्रिय एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का हिस्सा हो सकता है। अगली बड़ी खबर बेंगलुरु से आ रही है, जहां बेंगलुरु में अल हिंद ISIS आतंकी मामले में मुख्य आरोपी को 7 साल की सजा हुई है। बेंगलुरु की विशेष NIA अदालत ने अल हिंद ISIS आतंकी मॉड्यूल मामले में मुख्य आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने, साजिश रचने, संगठन के लिए काम करने का दोषी माना। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी कट्टरपंथ फैलाने, युवाओं को आतंकी संगठन से जोड़ने की गतिविधियों में शामिल था। अदालत के फैसले को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई माना जा रहा है और जांच एजेंसियों ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम सफलता बताया है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।